तो केवल ये सेटिंग करने के लिए, पेपर को बेचने के लिए ये सारा सिस्टम को डेवलप किया गया था। मतलब सेटिंग गेटिंग का अड्डा बन गया एकदम एकदम झारखंड आज से नहीं, शुरू से ही अड्डा चल रहा है। पक्ष मजबूत नहीं होगा तो फिर वहाँ पर जो सत्ता पक्ष होते हैं ऊपर तरह से तानाशाही हो जाती है, इसलिए विपक्ष को भी मजबूत होना जरूरी है। तो क्या झारखंड में विपक्ष मजबूत नहीं है? नहीं, वो तो जेल कैंप पार्टी है जो विपक्ष की रोल निभा रही है। आप देखिए पिछला जो सत्र चला, जेल कैंप के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष मोतीलाल दास लगातार जो है छात्र के मुद्दे को लेकर हमेशा जो है सड़क से लेकर हर जगह पे अपनी बातों को रखने का काम करते हैं। जिस तरह से झारखंड में जेपीएससी को लेकर जो मामला चल रहा है, आपको पता होगा कि जयराम महतो भी इस पे इंटरफियर किए। उसके बाद जिस तरह से देखा जाए कि जेपीएससी के अध्यक्ष ने भी इस्तीफा दिया है। समझने का कोशिश करेंगे जेपीएससी के मामले को लेकर हमेशा जो है मोती दा हर तरह से जो है अपनी बातों को रखने का कोशिश करते हैं। इस वक्त हमसे करेंगे, जानेंगे। दादा, जेपीएससी की मामला जो है हमेशा जेल के में उठाते आया है, इस बार भी उठाया। टाइगर दा जो है मिले मुख्यमंत्री जी से, उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई। क्या लगता है जेपीएससी को लेकर, आप क्या देख पा रहे हैं? अब कार्रवाई तो शुरू हो गया। देखिए, मैं अपनी बातों की शुरुआत चंद लाइनों से करना चाहता हूँ कि लश्कर भी तुम्हारा और सरकार भी तुम्हारा, लश्कर भी तुम्हारा और सरकार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा, और इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहाँ, इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहाँ, दरबार भी तुम्हारा और अखबार भी तुम्हारा। मेरा कहने का सीधा सा तात्पर्य ये है कि जेपीएससी चाहे जेएसएससी सीजीएल जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, अभी से नहीं, ये बहुत दिनों से चल रही है, हमेशा पेपर लीक होता है। जेपीएससी और जेएसएससी छोड़ के अलावे और भी जितने एग्ज़ाम्स हुए सभी में कहीं ना कहीं धांधली का आरोप लगे। इसके पहले भी जेपीएससी के जो 2003 में जो पहला जेपीएससी हुआ है वहाँ भी जांच चल रहा है, 2003 के बाद जो भी जेपीएससी हुआ उसमें भी जांच चल रहा है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि हर बार जांच 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 क्या हो रहा है? एक सिस्टम डेवलप होना चाहिए। जांच का तो आपने आदेश दे दिया, सीआईडी को आदेश दे दिया, जांच कर रही है, कुछ चंद मछलियां पकड़ी जाएंगी, लेकिन जो मगरमच्छ है, इसके पीछे जो मगरमच्छ है, जो सालों से चीज़ें चली आ रही हैं, वो मगरमच्छ कब पकड़े जाएंगे? आप देखे होंगे जेएसएससी सीजीएल का 2023 में एग्ज़ाम हुआ, फिर उसको आयोग मानने को तैयार नहीं हुई कि पेपर लीक जैसा कांड हुआ। फिर हम लोगों ने आंदोलन किया, कम से कम 5 से 10 हज़ार वहाँ छात्र पहुँचे। फिर हमारे बहुत सारे 4,000 लोगों पर, अज्ञात लोगों पर केस हुआ, और 15 से 16 हमारे जो नेता थे उन पर केस हुआ। फिर जाके जेएसएससी ने इस गलती को स्वीकार किया और उस परीक्षा को रद्द कर दिया। फिर से परीक्षा ली गई, फिर से वही स्थिति बन गई, फिर से नौकरियों को बेच दिया गया। अब उस समय पेपर लीक करने का तरीका था, इस बार क्या गया कि पेपर लीक करने का प्रयास किया गया। देखे होंगे कि पकड़ाया कहाँ कहाँ से रटवाया जा रहा था, तो वो चीज़ें चली। उसके बाद दूसरा फेज़ में ये आता है कि डायरेक्ट नौकरियां हैं बेचने की सिलसिला चालू हुई जेएसएससी सीजीएल में। तो क्या हुआ, आपने एसआईटी गठित किया, उसके बाद जेएसएससी सीजीएल में एसआईटी गठित किया, उसका रिपोर्ट भी आप लोगों ने सौंपा, लेकिन क्या हुआ, छोटी छोटी मछलियों को आप लोगों ने फंसा के छोड़ दिया, जो बड़ी मछलियाँ उसको छोड़ दिया गया। तो क्या हुआ, जेएसएससी सीजीएल फिर से उसी तरह से विवादों में रहा और विवादों में नियुक्तियाँ हुई। और अब आते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, जब जेएसएससी सीजीएल की जो एजेंसी पहले थी, जिसको उत्तर प्रदेश में या बिहार में या बंगाल में या अन्य राज्यों में जिस एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है, उस कंपनी को, उस एजेंसी को झारखंड में टेंडर दिया जाता है। और इसके पीछे भी बहुत बड़ा खेल है। मान लिया जाए 100 करोड़ का टेंडर रहा तो डायरेक्ट 20% वहाँ के ऑफिसर को तय हो, यानी 20 लाख या 40% जिस प्रकार परसेंटेज तय हो, और उस प्रकार से उस कंपनी को टेंडर मिल जाता है। और उस कंपनी में जो टेंडर में जो एजेंसी के, देखिए अभी टीडीपीएल का जो मैनेजर था वही पकड़ा गया, वो खुद फॉर्म भरा, जेएसएससी सीजीएल में दूसरा रैंक मिला अभय तिवारी को। क्या इतना तेज है? और इसके साथ ही जेपीएससी और जेएसएससी के बहुत सारे एग्जाम और भी क्लियर किया हुआ है। उसके साथ साथ में उसका भाई भतीजा, उसकी घर के परिवार के बहुत सारे लोग क्लियर किए हुए। तो क्या सारा जीनियस उसके घर में ही बैठ गए? तो सोचने वाली बात है। तो क्या हुआ, उस समय बड़ी मछलियों को छोड़ दिया गया, फिर जेपीएससी में आ गया। अब जेपीएससी की बात करते हैं। जेपीएससी में भी उसी तरह हुआ, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर दे दिया गया। अब ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर दे दिया गया तो क्या किया इसने, सेटिंग किया। अपने जितने थे बंगाल, बिहार और हरियाणा से, देखे होंगे हरियाणा पंजाब से, इस बार के 418 केवल जनरल के सीटों में 418 जो पीटी में क्वालिफाई किए हैं, वो कहाँ थे? पंजाब और हरियाणा के थे। जिस कारण से क्या हुआ कि जेएसएससी आयोग के जितने भी सदस्य थे उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ये इन परीक्षाओं में त्रुटियां हुई हैं, हम लोग इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। और एक नियम ऐसा होता है कि जब तक
जेपीएससी के अध्यक्ष और उसके सदस्य जब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो सकता है। लेकिन एजेंसी की मनमानी देखिए, एजेंसी की दादागिरी देखिए और धांधली की प्रक्रिया को आप इसी से समझ सकते हैं कि जेएसएससी के जितने भी सदस्य थे उन्होंने साइन नहीं किया और उसका रिजल्ट को प्रकाशित कर दिया गया और मामला यहीं से तूल पकड़ा। और टीडीपीएल जो एजेंसी है उसका मैनेजर से लेकर अभी तो परीक्षा नियंत्रक तक जितने भी हैं सब जांच के कटघरे में खड़े हैं। अब बात यहाँ ये क्यों हो रही है, सीआईडी की जांच चल रही। मैं अभी भी कह देता हूँ, लिख के आपको कह दे रहा हूँ, जैसे सीजीएल में भी एसआईटी की टीम गठित हुई थी, छोटी छोटी मछलियों को पकड़कर अंदर कर दिया गया था, मगरमच्छ को छोड़ दिया गया था। जेपीएससी का भी यही हाल होने वाला है। छोटी छोटी मछलियों को पकड़कर डाल दिया जाएगा, सीआईडी का काम पूरा हो जाएगा, फिर जो बड़ी मछलियाँ आएंगी उसको छोड़ दिया जाएगा और ये निरंतर चलता आ रहा है। तो ये सिस्टम में पूरी तरह से सुधार होना चाहिए, पूरी तरह से। एक अगर आपने सीआईडी की टीम बैठाई है तो एक समय सीमा तय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जांच चल रहा है 10 सालों तक 20 सालों तक जांच चल रहा है, नहीं, एक समय सीमा तय होना चाहिए कि 1 महीना के अंदर 3 महीना के अंदर कार्रवाई होगा और उसको जो भी सज़ा हो, या आजीवन कारावास की सज़ा हो या फांसी की सज़ा हो, एकदम होना होगा। तब अंदर में डर पैदा होगा। आज देखिए ना, 2003 की जो जेपीएससी की परीक्षा हुई, आज उसकी जांच कर रही है, आज तक जांच चल रही है। 2012 में जो वैकेंसी हुई उसकी भी आज जांच चल रही है। तो जांच कब तक चलेगी ये नहीं होगा, एक समय सीमा तय हो कि इतना दिन के अंदर जांच होगा और इतना दिन के अंदर उसको सज़ा होगी। तब इससे क्या होगा, उसके अंदर जब डर पैदा होगा तो ये चीज़ें रुकेंगी, पहला। दूसरा, पूरी तरह से अगर जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियाँ हैं उसकी अगर बैन है तो किसी न किसी वजह से बैन किया गया होगा। जिस एजेंसी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बैन कर दिया था, टीडीपीएल कंपनी को, उसको टेंडर यहाँ कैसे मिला? सबसे पहले बात सोचने वाला विषय तो यही है। कैसे ब्लैक लिस्टेड कंपनी को कैसे मिला? इसका तो ब्लैक लिस्टेड कंपनी को जेएसएससी सीजीएल के टाइम में भी दिया गया था, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर दिया गया था और इस बार भी दिया गया। तो ये क्यों बार बार क्यों हो रही है, बार बार चीज़ें क्यों हो रही है? मतलब ये नहीं लगता है कि हाँ, तो ये पहला दूसरा ये सुधार होना चाहिए। चौथा ये है कि जेपीएससी के जो आयोग बनते हैं, जेपीएससी जो आयोग है उसके जो सदस्य बनते हैं या जो अध्यक्ष बनते हैं, किसी भी पार्टी का इथी से ना बने। अभी देखे होंगे सुप्रियो भट्टाचार्य जो जेएमएम के महासचिव हैं, उसकी पत्नी आयोग की सदस्य बनी, और भी जो जेएमएम के हैं या कांग्रेस के हैं या सेटिंग वेटिंग से वहाँ का सदस्य बनते हैं। ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, जैसे आप लोग जब आंदोलन करते हैं, जेएसएससी सीजीएल में भी आंदोलन किए तो वहाँ का भी जो है अध्यक्ष को हटा दिया जाता है, इसमें भी जेपीएससी में भी आंदोलन करते हैं तो उसका भी अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ता है। तो आंदोलन करने का मकसद सिर्फ अध्यक्ष को प्रतिरोध करना या उसको हटाना ही जिम्मेवारी होता है कि छात्र के भविष्य के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है उन लोगों का भी जो है इसमें संलिप्तता को देखते हुए उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए? ये तो अपने बातों को तो मुकर जाते हैं ना, इस्तीफा दे देते हैं, उनका बात वहीं पे खत्म हो जाता है। मैं तो ये बात भी पहले से यही तो बात मैं बता रहा हूँ कि केवल और केवल खाना पूर्ति का काम होता है। सीआईडी पे भरोसा नहीं ना, एकदम नहीं। देखिए, जांच चलता रहेगा। हम तो एसआईटी गठित हुआ है ना जेएसएससी सीजीएल में, उसका क्या रिजल्ट निकला अभी तक? कितने लोग अंदर गए तो कौन गए? क्या वो जो बड़े मगरमच्छ जो संलिप्त थे उसमें वो अंदर गए? नहीं गए। तो बड़े मगरमच्छ अगर छूटेंगे तो वो तो काम जारी रखेंगे अपना। ये तो छोटी मछलियाँ थीं। सीआईडी भी उसी तरह से जांच करेगी। सिंपल सी बात है, 5 6 7 8 10 को अंदर करेगी, है ना। लेकिन ये बड़ी मछलियाँ हैं जो सरकार के सिस्टम में भी शामिल हैं, सरकार के साथ भी हैं। उनको जब तक नहीं डाला जाएगा, जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होगा, तब तक ये चीज़ें बदलने वाली नहीं है। एक बात बताइए ना, जेएसएससी सीजीएल में इतना बड़ा विवाद हुआ है ना, विवाद होने के बाद वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी जो था उसको हटा देना चाहिए, लेकिन वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी को फिर सारी परीक्षाओं को कराने के लिए दे दिए गए। क्यों? मतलब संरक्षण दिया जा रहा है। हाँ, अभी ये जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी अभी 8 से 9 एग्ज़ाम्स जो जेपीएससी का वो लेने वाली थी, उसके साथ साथ में ही अलग अलग चीज़ें होता है, जैसे ओमार शीट बनाना हो या फिर पेपर बनाना, अलग अलग एजेंसियाँ काम करती है। ऐसे बहुत सारे 4-5 काम उसमें होते हैं एक एग्ज़ाम्स को लेने में। उसमें क्या होता है, अलग अलग कंपनी को टेंडर दिया जाता है। इसमें क्या हुआ, एक ही कंपनी को सारा टेंडर दिया गया था, आप ही का काम सब कुछ है। अब जब एक आदमी के हाथ में सारा काम सौंप दिया जाएगा तो सेटिंग करना सबसे बड़ा आसान काम हो जाएगा। सही बात। उसमें क्या है कि अगर सेटिंग करना है तो 8 एजेंसी है तो 8 लोगों को आपको संपर्क करने पड़ेगा। इसमें एक ही एजेंसी के एक ही मालिक को संपर्क करना आपका सेटिंग हो जाएगा।
तो केवल ये सेटिंग करने के लिए, पेपर को बेचने के लिए ये सारा सिस्टम को डेवलप किया गया था। मतलब सेटिंग गेटिंग का अड्डा बन गया है एकदम एकदम झारखंड आज से नहीं, शुरू से ही अड्डा चल रहा है और सुधार अभी तक नहीं हो पाया है, जो बहुत दुर्भाग्य की विषय है। जयराम महतो और आपके संगठन तो हमेशा इस बातों को मुखरता से रखते हुए नजर आते हैं। जयराम जी भी जब मुख्यमंत्री जी से मिले उसके कुछ समय बाद ही जो है इस तरह से हरकत में आए। लोग कह रहे हैं कि हमारे आंदोलन से, हमारे आंदोलन से। यहाँ क्रेडिट का खेल चल रहा है क्या? देखिए, क्रेडिट लीजिए ना, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपने वाकई में किया है तो क्रेडिट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, करना चाहिए। जब आपको अखबारों से पता चला है ना, अखबारों से अगर पता चला कि हाँ इसमें धांधलियाँ हुई थी, तो सबसे पहले किसने इसका उद्गार किया? जेल कैंप पार्टी ने किया। सबसे पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस जाकर आप देख लीजिए, जेल कैंप पार्टी ने किया। आप तो आगे नहीं आए। जब देखे कि ये मुद्दा बढ़ने वाला है, आगे बढ़ रहा है, तब तो आप रोटियां सेंक निकले हैं। हम चाहते हैं कि क्रेडिट लीजिए आप। हम छात्र हित के मुद्दे में या यहाँ के स्थानीय, यहाँ के लोगों के लिए हित में अगर जो भी पार्टियाँ करना चाहे, करे, एकदम करे, उसका समर्थन हमारा रहेगा। लेकिन जब काम हो जाए, जब किसी ने ये कर दिया, उसके बाद भंजाने के लिए आए, तो ये तो गलत है। अभी तो यहाँ रांची में दूसरा खेल चल रहा है, टमाटर और अंडा फेंके जा रहे हैं। ये तो सारा सर राजनीति कर रहे हैं ये लोग। अरे भैया, आप जिसके मांग के लिए आप आंदोलन कर रहे हैं, अगर जेपीएससी के एग्ज़ाम को रद्द करने की मांग कर रहे हैं या फिर उसको सुधार करने की मांग कर रहे हैं, तो आप जेपीएससी कार्यालय का घेराव करेंगे या मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव करेंगे या विधानसभा का घेराव करेंगे या राजभवन का घेराव करेंगे, जो सिस्टम से जुड़ा है। किसी का व्यक्तिगत कैसे करेंगे आप? हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। चाहे केंद्र में अगर आप हैं तो केंद्र में आप उन कार्यालयों का घेराव करेंगे जो सरकारी, जहाँ से सिस्टम को बनती है, जहाँ से सिस्टम संचालित होती है। आप उसका व्यक्तिगत या निजी चीज़ों को, ये तो फिर निजी अटैक हो गया ना। किसी भी पार्टी के लिए हम नहीं कह रहे हैं, पार्टिकुलर किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। जहाँ से हमारी मांगें पूरी हो सकती वहाँ घेराव करेंगे ना, या जहाँ बनाया गया है सरकार को घेराव करने के लिए या स्थल दिया गया है चिन्हित करके, वहाँ हम करेंगे। ये तो व्यक्तिगत या निजी हमला हो गया सभी पार्टियों के लिए। और निजी हमला होंगे तो फिर देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत अच्छे कहे थे कि जिस भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर जहाँ विपक्ष को दुश्मन मानने की परंपरा होगी, वो देश, वो राज्य कभी विकास नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। नहीं, हम ये नहीं कहते कि हम उनको पार्टी के हैसियत से नहीं देख रहे हैं। हम एक राष्ट्र कवि के तौर पे या कवि के तौर पर हम उसको, उनकी बातों को ग्रहण करते हैं, तो उनकी बातें सटीक होती है। सही बात। कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी विपक्ष को आपको दुश्मन नहीं मानना पड़ेगा। क्योंकि जब आप भारतीय राजनीति को पढ़ेंगे या राजनीतिक व्यवस्था को भी पढ़ेंगे, तो उसमें ही कहा है कि पक्ष और विपक्ष मिलकर सरकार बनाते हैं, नॉट केवल पक्ष और विपक्ष जब मिलती है तब जाकर सरकार बनती है। और जब पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर सरकार बनती है। और एक बात और भी है, जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा, तो फिर वहाँ पर जो सत्ता पक्ष होते हैं ऊपर तरह से तानाशाही हो जाती है। इसलिए विपक्ष को भी मजबूत होना जरूरी है। तो क्या झारखंड में विपक्ष मजबूत नहीं है? नहीं, वो तो जेल कैंप पार्टी है जो विपक्ष की रोल निभा रही है। आप देखिए, पिछला जो सत्र चला उसमें हमारे पार्टी के एक ही विधायक हैं, डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो जी। लेकिन पूरा विपक्ष की जो मुख्य भूमिका एक आदमी ने निभाया है। चाहे 7 कटौती प्रस्ताव किसने लाया? ये विपक्ष को लाना चाहिए था। अभी विपक्ष में कौन है? उसको लाना चाहिए था। या फिर जितने प्रश्न उठाए गए, सबसे ज़्यादा प्रश्न विपक्ष से ज़्यादा अकेले एक विधायक का होगा। सही बात है। तो ये विपक्ष की पूरी रोल तो हम लोग निभा रहे हैं, हम लोग ये अदा कर रहे हैं। तो जेपीएससी का ये खेल चलता ही रहेगा कि उस पर कोई विपक्ष का भूमिका निभा करके जो है उस पर जो सफाया करने का आप लोग बात करते हैं लगातार, वो होगा? देखिए, यहाँ पर अगर सफाया करने की बात है तो ये सरकार ही कर सकती है। सरकार की अगर मंशा होगी कि नहीं, निष्पक्ष और पूरी तरह से अनियमितताओं से एकदम परे एग्ज़ाम हो, तो ये सरकार ही कर सकती है। इसके लिए हम पहले ही बता चुके हैं कि 4-5 नियम जो है बदलने पड़ेंगे। सही बात है। अच्छा, मोदी जी 25 दिनों के बाद जो है मोदी जी लाइव आते हैं और लाइव आने के बाद जो देश भर में जो आंदोलन चल रहा था उसको लेकर जो है संबोधन करते हैं और कहते हैं कि पेपर लीक जो हुआ है ये ठीक है, हुआ है, लेकिन हम लोग इसका जांच कर रहे हैं। 25 दिन लग जाते हैं जब सेंट्रल पार्टी को उतना बड़ा आंदोलन खड़ा होता है उसके बाद। तो झारखंड में लगता है कि यहाँ हो पाएगा कुछ? देखिए, सेंट्रल की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, अगर इन विषयों पर संवेदनशील होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी कहीं क्लू मिलता है, थोड़ा सा भी कहीं से हिंट मिलता है कि इस तरह की अनियमितताएँ हुई हैं परीक्षाओं में, तो तुरंत उसको एक्शन लेना चाहिए, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी। क्योंकि
जो भारत की युवा पीढ़ी है ना, युवा पीढ़ी एक क्या बोलते हैं, वो फुल एनर्जी, जो जवानी में फुल एनर्जी होता है वो पूरा एक एग्ज़ाम में लगा रहा होता है, जिससे अगर वो अपनी सफलता से नहीं ले पाया तो अलग बात है, लेकिन अगर धांधली के कारण नहीं ले पाया तो ये तो उनका दुर्भाग्य है। अगर वो परीक्षाएं निष्पक्ष तरीके से होंगी और नहीं ले पाया तो मान लेगा कि चलो भाई हम पर कमी रह गया इसलिए हम नहीं ले पाए, कंपटीशन बढ़ गया इसलिए नहीं ले पाए। लेकिन जो कटअप अगर मान लिया जाए, अभी हम अगर कटअप मानते हैं कि चलिए हमारा 125 क्वेश्चन का कटअप है ना, और आप अगला एग्ज़ाम जेपीएससी का होगा और सीधे वहाँ पर चल जाएगा कि 150 क्वेश्चन का कटअप चल जाएगा, तो ये तो सोच से परे है ना। इसमें सीधी सीधी धांधली दिखेगी ना। अगर कटअप 125 है तो ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है 130 जा सकता है या 135 क्वेश्चन का जा सकता है ना। 150 हो जाएगा तो इसमें विचारणीय है ना। इसमें आप भी सोच सकते हैं, आपको पढ़ने वाला छात्र वो जानता होगा कि 125 का कटअप क्या होता है और 130 का कटअप होता है। 5 जा सकता है, 10 आ सकता है, डबल कैसे हो सकता है, 150 कैसे हो सकता है डायरेक्ट। कहीं ना कहीं उसमें धांधली होता है। सही बात। और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके इंटरनल में, जब आप बैठिएगा तो बहुत सारी बारीकी से चीज़ों को अगर देखिएगा, हम लोग को पता चलता है। हम लोग छात्र हैं तो हम लोग को पता चल जाता है। तो सीआईडी और सीबीआई अगर जांच करे, चाहे एसआईटी जांच करे, तो उसको नहीं पता चल जाएगा इन सब चीज़ों पे बारीकी से। अब हम जब हम एग्ज़ाम दिए थे 2022 में, जब दिए थे तो उस समय 2022 नहीं, सॉरी 2021 में, जब 2021 में जब हम एग्ज़ाम दिए थे तो उस समय एक ही कक्षा से 57 लोगों को पास कर दिया गया था। अब बताइए इससे क्या साबित होता है कि सारा जीनियस एक ही क्लास में बैठ गए थे, सीरियल वाइज रोल नंबर था, सीरियल वाइज सब पास। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा कभी हुआ है? लेकिन एक कहते हैं ना कि दुनिया में 7 अजूबे हैं और उसमें से झारखंड एक 8वां अजूबा है। यहाँ हर कुछ होता है, मतलब हर कुछ संभव, हर कुछ संभव है, केवल सेटिंग होना चाहिए। एक कक्षा से 100 बैठे हैं तो 100 भी पास कर सकते हैं। अब हमको बताइए 57 को एक कक्षा से पास हुआ, अगर उस कक्षा में अगर 100 लोगों को बैठाया होगा तो सिंपल सी बात है कि उसमें 30% एब्सेंट भी होंगे, अन्य 70, और 70 में आपको 57 पास कर जाते हैं, अन्य सारे जीनियस पास एक ही कक्षा। उसके बाद दूसरा अजूबा आप ये देख सकते हैं कि ब्लैक लिस्टेड कंपनियां जो ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है उसको यहाँ टेंडर मिल जाता है। दूसरा अजूबा है। तीसरा अजूबा ये है कि जो आयोग के सदस्य होते हैं, जो आयोग के अध्यक्ष होते हैं, उनकी बिना मर्जी के, बिना मंजूरी के, बिना हस्ताक्षर के रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाता है। ये तीसरा अजूबा हो गया। ऐसे कई अजूबे हैं। आप देखे होंगे कि जो जेएसएससी सीजीएल का एक पदाधिकारी बना, उसका एक लेटर वायरल हो रहा था। वो जब लेटर लिखा था अपने उच्च पदाधिकारी को, तो उसमें एक लेटर लिखने में 7 से 8 गलतियाँ थीं। अब बताइए, जेएसएससी सीजीएल का तैयारी हम भी किए हैं, जेपीएससी की भी तैयारी हम भी किए हैं, लेकिन एक लेटर लिखेंगे तो एक बिंदु तक का गलत नहीं होगा। अगर सही में पढ़े होंगे तो एक बिंदु तक की गलती नहीं होगी, और उसमें 7 से 8 गलतियाँ, और उसकी लिखने का जो तरीका था सीधे स्पष्ट जारी हो रहा था कि सेटिंग से पास हो। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम देखें तो हम पकड़ लेते हैं, तो सीआईडी क्यों नहीं पकड़ पा रही है, सीबीआई क्यों नहीं पकड़ पा रही, एसआईटी क्यों नहीं पकड़ पा रही है? मतलब बचाने की कोशिश एकदम। देखिए, अभी हम आपको बताते हैं यहाँ झारखंड सरकार में क्या होता है। यहाँ एसआईटी गठित होती है। एसआईटी गठित होने के बाद जब बड़े बड़े लोग इसमें फंसने लगते हैं तो उसको शिथिल कर दिया जाता है। सही बात। जांच को ही शिथिल कर दिया जाता है। एसआईटी कौन है? सरकार की ही अंग है। जो राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले पुलिस पदाधिकारी हैं, जो बड़े बड़े जिसको नियुक्त कर दिया है, वही तो हैं। तो जेपीएससी का सीबीआई से मांग करते हैं आप जांच हो? सीबीआई का मांग करते हैं, लेकिन फास्ट हो। सीबीआई का मांग भी लंबा नहीं चलना चाहिए। 10 साल, 20 साल, 5 साल, 7 साल नहीं चलना चाहिए। एक टाइमलाइन तय हो, समय अवधि के अगर हो जाता है तो हाँ, और इसमें तय हो कि जब तक ये 2 महीना का टाइम आपको दिए और 2 महीना में आपको जांच रिपोर्ट सौंपना है, और उसके होने के बाद जो भी मगरमच्छ सामने आए उस पर केस करो। ऐसा नहीं कि सरकार का अंग उसमें अगर इन्वॉल्व हो तो ऐसा नहीं कि उसको बकस दिया जाए। और ऐसा हुआ है। दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, लेकिन सबूत नहीं दे सकता हूँ। सबूत तो आदमी वो खोज के लाएगा ना, लेकिन दावे के साथ कह सकता हूँ ये चीज़ें हुई हैं कि सरकार का कई अंग इसमें शामिल थे, और जिसके कारण उसको बचाने के लिए एसआईटी को शिथिल कर दिया गया। या फिर सीआईडी किसका अंग है? सीआईडी भी तो राज्य सरकार का ही अंग है। फिर इसको जांच को शिथिल कर दिया जाएगा। खाना पूर्ति है। क्यों? क्योंकि सरकार को लगा कि इससे अब हमारा जो है ग्राफ जो है गिरेगा,
तो उन्होंने सीआईडी को सौंप दिया। अब क्या होगा, छिटपुट घटनाएं, छिटपुट लोगों को पकड़कर शामिल कर दिया जाएगा। जेपीएससी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, कुछ मामला शांत हो गया है। फिर जेपीएससी के अध्यक्ष नियुक्त नहीं होगा। अभी जो एल खंगेते जी जो थे, उनको नियुक्त करने के लिए भी हम लोगों ने आंदोलन किया था कि जेपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त होगा। सदन में भी तो आवाज उठाई हाँ, जनता। तब जाके फिर उसकी वैकेंसी। अब जान रहे हैं कि अध्यक्ष पद खाली रहेगा तो फिर स्टूडेंट वैकेंसी नहीं होगी, और वैकेंसी नहीं होगी तो खुद स्टूडेंट फिर बवाल करेंगे कि भैया अध्यक्ष दो, अध्यक्ष दो, अध्यक्ष दो। सरकार जानती है, फिर हम किसी ना किसी को लाकर, जिसको ला देंगे जनता स्वीकार कर लेगी, छात्र स्वीकार कर लेंगे। किसको एग्जाम चाहिए स्वीकार कर लें, जिसको भी हो, चाहे मेरा ही पार्टी से हो, चाहे सेटिंग से हो, कोई मतलब नहीं। तो भैया जो कैपेबल हैं, जिनके अंदर योग्यता है, उनको आयोग का अध्यक्ष बनाया जाए और उसका सदस्य बनाया जाए, और उसकी पूरी स्वतंत्रता दी जाए कि आपके जांच, आपके आदेश के बिना अगर अपने मन मर्जी से जो एजेंसी है अगर कार्य करती है तो आप स्वतंत्र हैं एक्शन लेने के लिए, कार्रवाई करने के लिए, तब जाके चीज़ें सुधार होंगी। और सरकार को इसका पूरा नज़र रखना, और सरकार को भी निष्पक्ष होकर, ऐसा नहीं कि मेरा भाई भतीजा का उसमें हो रहा है, वैकेंसी में सेटिंग हो रहा है तो ठीक है भैया, वो नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपका भाई भतीजा अगर है, कैपेबल है, योग्यता रखता है तो करिए भाई, आपका भी अधिकार है, आप भी नौकरी ले सकते हैं, लेकिन सेटिंग से नहीं। सही बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तमाम चीज़ों की जानकारी को लेकर बने रहें, देखते रहिए जोहार। नमस्कार।